नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करते हैं कि गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग क्यों कहलाता है। ठीक है, और साथ ही साथ बात करेंगे फाहियान के भारत यात्रा विवरण के बारे में। देखिए, हमने पहले के वीडियो के अंदर देख लिया है कि गुप्तकालीन कला साहित्य के बारे में पढ़ा और फिर हमने आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ा। उन्हीं चीज़ों से हमें ये पता चल जाता है कि हमें गुप्तकालीन भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से क्यों जाना जाता है। हमें उन्हीं बातों का सारांश याद लेना है। देखिए, गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि गुप्त काल में हर क्षेत्र में वृद्धि हुई थी। धार्मिक सहिष्णुता, सरल दंड व्यवस्था, घरों में तालों का अभाव, प्याज व लहसुन के असेवन का उल्लेख मिलता है। यानी फाहियान जो गुप्त काल में भारत आया था, उसने लिखा है कि धार्मिक लोग सहिष्णु थे, सरल दंड व्यवस्था थी, घर में लोग ताले नहीं लगाते थे, प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते थे। ये समाज में आपराधिक न्यूनता की ओर संकेत करता है। इसके अलावा संपत्ति की सुरक्षा, अहिंसक और सात्विक प्रवृत्ति को दर्शाने वाले ये कार्य हैं। यानी सभी ये दर्शाते हैं कि समाज के अंदर सात्विक प्रवृत्ति थी और अपराध न्यून होते थे, संपत्ति की सुरक्षा की जाती थी, हिंसा नहीं होती थी। ये सब हमें उपरोक्त बातों से पता चलता है, क्योंकि दंड व्यवस्था कठोर नहीं थी, धार्मिक सहिष्णुता थी, ताले लोग लगाते नहीं थे, प्याज लहसुन लोग का सेवन नहीं करते थे। तो जिन भावनाओं को जनता में पल्लवित करने के लिए, फैलाने के लिए मौर्य सम्राट अशोक ने उपदेश दिए थे, उन्होंने स्तंभ लगवाए थे, वो सारे के सारे अब भावनाएं हैं वो स्पष्ट रूप से जनता में दिखाई देने लगी थी। मौर्यों के बाद पहली बार राजनीतिक एकता और सुव्यवस्था स्थापित हुई। ठीक है, और गुप्त काल में अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण शुरू हुआ, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग आदि की उन्नति हुई। इस युग की कला में भी बहुत ज़्यादा प्रगति हुई और गुप्त युग की कला में आध्यात्मिकता, शालीनता, भारतीयता की छाप साफ दिखाई देती है। इसके अलावा अजंता की गुफाएं, बाघ के गुहा चित्र, देवगढ़ का भीतरी गांव का दशावतार मंदिर, ठीक है, देवगढ़ का भीतरी गांव का मंदिर और झांसी का मंदिर, विष्णु, बुद्ध, महावीर की मूर्तियां आदि उसकी कला के चरमोत्कर्ष के द्योतक है। यानी ये सब चीज़ें ये दर्शाती है कि इस समय की कला है वो उच्चता को प्राप्त कर चुकी थी, जो गुप्त काल की सामाजिक समृद्धि और सौहार्द का प्रतीक है। साहित्यों की बात करें तो साहित्य में कालिदास, हरिसेन, विष्णु शर्मा आदि ने उच्च कोटि का साहित्य रचा, जो आज भी याद किया जाता है। इसके अलावा आर्यभट्ट, वराहमिहिर, नागार्जुन आदि ने विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का विकास किया और भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार भी गुप्त काल में हुआ। इन सब बातों से मतलब गुप्त काल है वो अपने आप को एक स्वर्ण काल की भांति दर्ज कराने में सफल रहा है। निसंदेह गुप्त काल है वो कला, वास्तु, मूर्ति शिल्प, चित्रकला, साहित्य, वैज्ञानिक प्रवृत्तियों के अवतरण, पल्लवन और मुद्रा प्रसारण में समग्र रूप से प्रगति का युग था। यानी हर क्षेत्र में, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे वो मुद्रा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में गुप्त काल ने प्रगति दर्शाई। और राजनीतिक एकता, प्रतापी सम्राट, आर्थिक वैभव, धार्मिक सहिष्णुता, विदेशियों को हिंदू धर्म में सम्मिलित करना, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान करना, संस्कृत साहित्य की प्रगति होना, सभी ललित कलाओं की उन्नति होना, विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार होना, प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल का श्रेष्ठ स्थान होना, इन सब कार्यों के लिए निसंदेह गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जा सकता है, या यूं कहे था। श्री अरविंद ने लिखा है कि भारत ने अपने इतिहास में अपनी जीवन शक्ति को विभिन्न क्षेत्रों में इतना पल्लवित होते हुए कभी नहीं देखा जितना गुप्त काल के अंदर देखा या गुप्त काल में विकसित हुआ। कहने का मतलब है गुप्त काल के अंदर भारतीय इतिहास हर दृष्टि के अंदर विकसित और पल्लवित हुआ है। अगली हम बात करते हैं फाहियान का भारत विवरण। ठीक है, देखिए, चीनी यात्री फाहियान है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था और उसका भारत भ्रमण काल 399 से 414 ईस्वी तक था। यानी फाहियान का समय क्या है, 399 से 414। किसके समय भारत आया? चंद्रगुप्त के समय भारत आया था। उसने भारत की आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है। किसने किया है? फाहियान ने किया है। ठीक है, तात्कालिक समाज में शाकाहार का प्रचलन था। सामान्य जनता लहसुन प्याज का सेवन नहीं करती थी।
अस्पृश्यता विद्यमान थी, परंतु आम जनता का जीवन सादा और अहिंसक था। ये हमें फाहियान की यात्रा विवरण से पता चलता है। बौद्ध धर्म सीमावर्ती राज्यों में उन्नति की ओर था, जबकि अपने प्रमुख स्थानों पर अपनी महत्ता खो रहा था। यानी बौद्ध धर्म जिसकी उत्पत्ति भारत भूमि हुई थी, वहाँ से वो धीरे धीरे पतन की ओर जा रहा था, जबकि सीमावर्ती राज्यों के अंदर वो उत्तरोत्तर प्रगति करता जा रहा था। समाज में धार्मिक संपन्नता विद्यमान थी, ब्राह्मण धर्म भी उन्नत अवस्था में था। प्रजा दान धर्म, पाप पुण्य, लोक परलोक, पुनर्जन्म में विश्वास करती थी। ये सब कौन कह रहा है? फाहियान, जिसकी रचना है फो काओ की। किसके समय भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। कौन सा समय था? 399 ईस्वी से 414 ईस्वी। फाहियान के अनुसार प्रजा सुखी थी, उन पे करों का बोझ ज़्यादा नहीं था, दंड व्यवस्था भी कठोर नहीं थी, अपराध कम हुआ करते थे या न के बराबर हुआ करते, चोरों व डाकुओं का भय नहीं था। राज्य प्रजा के निजी विषयों में हस्तक्षेप नहीं करता था। ठीक है, इस प्रकार राज्य है उसकी दृष्टि में सभी नागरिक है वो स्वतंत्र अपना अस्तित्व रख सकते थे। प्रसिद्ध नगर यानी गुप्त काल के अंदर प्रसिद्ध नगरों की बात करें तो श्रावस्ती, वैशाली, कौशाम्बी ये प्रसिद्ध नगर थे, वो अब गुप्त काल के अंदर उजड़ने लग गए थे। यानी गुप्त काल के अंदर उजड़ने वाले नगर कौन थे? श्रावस्ती, वैशाली, कौशाम्बी, क्योंकि ये बुद्ध के समय ये बढ़ चढ़ रहे थे। अब उनके स्थान पर नए व्यापारिक केंद्र आ गए थे, जिसमें उज्जैन और कन्नौज समृद्ध हो गए थे और यहाँ का व्यापार वाणिज्य उन्नत अवस्था की ओर अग्रसर हो गया था। ये क्षेत्र क्यों ज़्यादा प्रचलित हो गए थे या क्यों समृद्ध हो गए थे? क्योंकि हर क्षेत्र से आने वाला रास्ता यहाँ आता था। ठीक है, इसलिए उज्जैन व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया और मुख्यतः व्यापार के अंदर कौड़ियाँ इस्तेमाल की जाती थी या वस्तु विनिमय का काम किया जाता था। पाटलिपुत्र के निवासी, पाटलिपुत्र ध्यान रखें आज का पटना है, पाटलिपुत्र के निवासी काफ़ी संपन्न थे। दान देने और जनहित के कार्य करने के लिए गुप्त काल के दौरान लोग हमेशा तैयार रहते थे। इस प्रकार जनहित के कार्यों में गुप्त कालीन समाज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। इस प्रकार हमारा ये टॉपिक गुप्त काल का समाप्त होता है, जिसके हमने पहले पार्ट के अंदर इनकी कला वाणिज्य के बारे में देखा, दूसरे में हमने आर्थिक संपन्नता देख ली और तीसरे में हमने इन दोनों का सार देखा है कि किस प्रकार से गुप्तकालीन प्राचीन भारत का स्वर्णकाल कहलाता है और किस प्रकार फाहियान की यात्रा विवरण से हमें गुप्तकालीन समाज और सभ्यता आदि के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसी के साथ अपना बिंदु समाप्त करते हैं। धन्यवाद।